नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। कल लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 पर। और एक्सरसाइज 3.2 आपको पता है किस चीज़ के लिए है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के हमें तीन मेथड पढ़ने हैं। पहला ग्राफ मेथड, जो कि हमने पढ़ लिया है। दूसरा मेथड हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को। और एक मेथड आपको सीखना है, कौन सा, रिप्लेस, वो जिसमें आप क्या करते हो, एलिमिनेशन करते हो किसी एक वेरिएबल का, तो वो एलिमिनेशन मेथड होता है। तो 3 मेथड हमें पढ़ने हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या करना है, NCERT बुक अपने हाथ में लेनी है। NCERT बुक आप लेके बैठे हैं, क्योंकि NCERT में जो क्वेश्चन है हम उन्हीं को करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और डीप अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, आप इसको सीख जाए करना। इतने क्वेश्चन NCERT में सफिशेंट हैं कि आपको ये सिखा पाएँ कि ये मेथड कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। इसको सीखने के लिए आप एक काम, और ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हिंदी वालों के लिए क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, इसको हिंदी में प्रतिस्थापन बोलते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो हिंदी वाले भी मतलब क्वेश्चन करने का तरीका सेम ही है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता है। बस हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कैसे होगा देखिए। x + y = 14, एक इक्वेशन तो ये गिवन है, और इसके साथ में एक इक्वेशन क्या गिवन है, x - y = 4, ठीक है। देखिए, जब हम ग्राफिकल मेथड से कर रहे थे तो वहाँ पे, या हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, फिर कंसिस्टेंट है, तब तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे थे पहले। लेकिन यहाँ पे हम जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्टली इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ABC की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सीधा सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 को आप क्या करेंगे, आपको इसमें से किसी एक वेरिएबल के लिए सोल्व कर लेना, किसी भी इक्वेशन को। तो मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 करूँगा, समीकरण 2 से। तो इसको क्या करेंगे, x = ये y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 + y हो गया, ठीक है। आपने ये इक्वेशन से किससे, ये x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन 2 से फाइंड की है। किसकी हेल्प से, 2 से। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 1 और 2। जब हमने इक्वेशन 2 से वैल्यू फाइंड की है तो हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे, ठीक है। 2 से वैल्यू फाइंड की है तो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ x, क्या पूरा सही से करके लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये 2 से फाइंड की है ना, तो 1 में रखना है। तो चलिए देखिए, x की वैल्यू है तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 + y, ब्रैकेट के अंदर। जब आप रिप्लेसमेंट करते हो, सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो ब्रैकेट में करना वैल्यू को, प्लस y = 14, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब इसको सोल्व करिए, 4 + y + y = 14, ये क्या हो जाएगा, 4 + 2y = 14। ये 4 उधर जाएगा, एक काम करो, इसी इक्वेशन में ले जाओ। ये 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2y = कितना हो जाएगा, तो 14 - 4 10, तो y = 10/2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 5 जा 10, तो y = कितना आ गया, 5 के आ गया। अब ये जो वैल्यू ऑफ y है, आप इसको उठा के इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख दो या 1 में रख दो, तुम्हारी मर्जी। तो 2 क्या थी, इक्वेशन ये थी, चाहे इसमें भी रख सकते हो, इसको 3 मान लेना, वैल्यू और आसान हो जाएगी फाइंड करनी। 3 में रख दो
तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह पे y की वैल्यू रखेंगे 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो 9,5 इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या किया हमने, हमारे पास 2 इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे वेरिएबल की टर्म में, और उसको उठा के दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। जैसे हमने इस वाली इक्वेशन को सोल्व किया x के लिए, इसकी वैल्यू उठा के हमने किस में रखी, इससे दूसरी इक्वेशन इस वाली में। ठीक है, अगर मैं यही काम इस वाली इक्वेशन से करता, x की वैल्यू फाइंड करता, तो उठा के किस में पुट करता, इस वाली में करता। यहाँ पे शुरुआत में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप जब मेथड यूज करते हो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब तो आप अंडरस्टूड है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, लेकिन लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, इसका सेकंड पार्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। s अपॉन टी प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। अरे s अपॉन तो 6 है, 3 है, s अपॉन 3 है ये। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 या 1, जिससे भी आपकी मर्जी, आप एक वैल्यू फाइंड करें किसी एक वेरिएबल की। यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई नाउ के कौन है, एस ओ टी वेरिएबल है। ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेट्स आपके हैं, जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, उनमें से वो किसी भी लेटर को उठा के वेरिएबल कह सकता है। यहाँ पे एस ओ टी वेरिएबल है, तो कोई भी मतलब हेडेक नहीं रखना है कि एक्स वाई में क्यों नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करिए, चाहे यूजिंग लिख लो पहले, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आप लिखेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन। देखिए पहले मैंने इक्वेशन 2 से वैल्यू फाइंड की थी, आप चाहो तो इक्वेशन 1 से भी कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे, तो ये क्या है, एस माइनस टी कितना है, 3 है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ये टी उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एस प्लस टी। इसको चाहो तो इक्वेशन 3 मान लेना। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट, यही सब्स्टिट्यूशन है। ये जो हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं ना, इसको जब हम दूसरी इक्वेशन में रखते हैं, यही सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे हम x इस वाली इक्वेशन में किससे हेल्प से निकाली है, 1 से, तो मैं 2 में पुट करूँगा। तो जब मैं s को इस वाली वैल्यू से चेंज करूँगा, तो यही सब्स्टिट्यूशन है s का, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से फाइंड की है वैल्यू, तो दूसरी इक्वेशन में रखूंगा उठा के। ठीक है, चलिए तो रखिए जरा क्या है, यहाँ पे s है तो s की जगह पे क्या रखूंगा, 3 प्लस टी, और अपॉन में क्या है, 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। करिए सोल्व, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। इसके अपॉन में 3 है, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी किसमें, 3 प्लस टी में, प्लस ये t है, t में किसकी मल्टीप्लाई होगी, ये 2 3 जा 6, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सोल्व करिए, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 प्लस 2 में t की मल्टीप्लाई तो 2t प्लस ये 3t हो जाएगा, और ये अपॉन में 6 इक्वल टू 6। अब ये जो अपॉन में है ये राइट साइड आएगा, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसको सोल्व करिए, 6 प्लस ये लाइक टर्म कौन सी है, ये टी और टी वाली जो टर्म है ये लाइक टर्म है, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 5t, और ये 6 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए 5t को यहीं पे रखेंगे,
इक्वल टू, ये 6 6 जा 36 और ये 6 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू कितना, 30। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/5 और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो 6। ये आ गई t की वैल्यू। तो t की वैल्यू के अलावा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, s की वैल्यू भी चाहिए। आप इसको उठा के अब यहाँ पे देखो, यहाँ जब आप एक वैल्यू फाइंड कर लेते हो, इसके बाद आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो 1 2 3 एज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे, ठीक है। लेकिन जब आप शुरू में सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हो, तब आप जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करोगे वेरिएबल की, उसके दूसरी इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन, जो सी मर्जी उसमें रख लो, 1 में ही रख लो। 3 में रखोगे तो यहाँ से सीधा ही आएगा s इक्वल टू 3 + t, तो 3 + 6 9, तो यहाँ पे रख सकते हो 3 में, ये क्योंकि वैल्यू हमने सोल्व की हुई है वेरिएबल के लिए, तो इसमें रखना ज़्यादा आसान है, इसमें रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि 1 में रख लेते हैं चलो, तो s माइनस t की वैल्यू 6 इक्वल टू 3, तो ये 6 उधर जाएगा तो s इक्वल टू 3 + 6, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ये आ गया, ठीक है। जैसे पहले लिखा था ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखिए s और t में है इक्वेशन, यहाँ पे x y में नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में इसको नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम x और y हमारे क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन में अंडरस्टूड होते हैं, s कौन सी x कौन सी एक्सिस है, y कौन सी एक्सिस है, तो उसके लिए तो वहाँ पे बिल्कुल अंडरस्टूड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये s और t वेरिएबल है, यहाँ पे हमें नहीं पता t एक्सिस x एक्सिस का, हमने एक्सिस पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, या तो वो कहेगा कि x एक्सिस के लिए s है तो उसके लिए अलग कंडीशन बनेगी। लेकिन फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं दिया है तो हम लिखेंगे s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस डील करने हैं। मुझे उम्मीद है सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन क्वेश्चंस जब आप देख रहे हो यहाँ पे, इन क्वेश्चंस में क्या है कि कुछ में डेसिमल्स हैं, कुछ में इरेशनल नंबर हैं, तो मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करा देता हूँ जिनमें डेसिमल, इरेशनल नंबर या फिर फ्रैक्शनल नंबर है, अपोन वाले। वैसे अपोन वाला तो यहाँ पे हमने कर लिया है एक, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है उसमें थोड़े दोनों में ही क्या है, अपोन में बन रहा है नंबर, तो वहाँ पे मैं इसको पहले आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा मैं आपको, इसका 4th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट करेंगे, तो आप इसको करिए, जरा ट्राई करिए पहले खुद से। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की खास बात यही है, इनमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ती है। चलिए अब 4th पार्ट कराना है मेरे को इसका, तो 4th पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, बुक 4th पार्ट में क्या गिवन है, देखो इसमें डेसिमल्स गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बात मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए लागू होती है, किसके लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए। क्या बात लागू होती है, जैसे हम किसी इक्वेशन में, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर की इस इक्वेशन में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय, किसके करूं, चलो ज़्यादा बड़े नंबर से नहीं करते, 6 से करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 इन
इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, चलो इसको ऐसे करके लिख लो फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम 6 की जब मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे ना, तो इस इक्वेशन की हर एक टर्म में होनी है। मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से, ये 6 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पूरी एक टर्म मान के इधर ऐसे ब्रैकेट लगा के करेंगे, और इधर जो भी होगा उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होती है इक्वेशन में। इससे क्या होता है, कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो जब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो जब अगर ये इधर डिवाइड में होगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन वही बच जाएगी जो पहले से मौजूद रहेगी। ठीक है, देखो अगर ये इक्वेशन ऐसे रखते हैं, ये 2x + 3 यहीं पे रह जाए, और ये 6 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, तो 2x + 3y = 7 यही बच जाएगा जो पहले गिवन था यहाँ पे। ठीक है, तो इससे कोई चेंज नहीं होता है, इक्वेशन वही की वही रहती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन में किसी नंबर की जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगी। जैसे 6 × 2 = 12x + 6 × 3 = 18y = ये हो जाएगा 42। तो ये जो इक्वेशन है और ये वाली जो गिवन इक्वेशन थी, ये दोनों इक्वेशन क्या हैं, सेम है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अलग मानता हूं तो ये क्या हो जाएगी, कोइंसाइड करेंगे। ये कैसी होंगी, कोइंसाइड होंगी। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब उसी के ऊपर ओवरलैप होगी, एक ही रास्ता होगा दोनों का, एक ही पाथ होगा। जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो देखने में अलग अलग लगती है, लेकिन क्या ये बिल्कुल इक्विवेलेंट जैसे फ्रैक्शन होती है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, जैसे वैल्यू सेम आती है, उसी तरीके से कोइंसाइड इक्वेशंस जो होती हैं उनकी वैल्यू सेम रहती है, मतलब एक ही पाथ होता है उनका। तो ये जब हम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वेशन यही रह जाती है, कोई चेंज इसमें नहीं आता, सेम पाथ होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम काम मल्टीप्लाई के अलावा डिवाइड में भी होता है। अगर मैं यही बात बोल दूं डिवाइड बाय 6 कर दूं, तो ये मतलब 2x + 3, इसको एक टर्म लिखेंगे पूरा, और इस पूरे के अपॉन में 6 = 7/6, दोनों तरफ 6 अपॉन में जाएगा। ठीक है, और आप इसको और भी कैसे कर सकते हो, जैसे ये बात समझ आई होगी। अगर आप ब्रैकेट लगा के नहीं करना चाहते हो तो इसकी जितनी भी टर्म्स हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म में। मतलब 2x × 6 + 3y × 6 = 7 × 6, तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन में जब हम कराते हैं तो पूरे हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होती है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो लेफ्ट और राइट जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो इक्वेशन पहले जैसी रह जाएगी। अब मैं ये आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, वो मैं इन दोनों इक्वेशन की वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की वजह से बता रहा हूँ। इसमें देखिए ये डेसिमल है, हमें पता है अगर मैं इसमें 0.2 में मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे होता 0.02 होता, इसमें मुझे 10 से मल्टीप्लाई करा के काम नहीं चलेगा, 100 से कराऊंगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 100 से कराऊंगा तब ये हटेगा डेसिमल। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अगर मुझे इस इक्वेशन में हर एक टर्म का डेसिमल हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। देखिए इसमें अगर मैं 0.2 में 10 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो इसका डेसिमल हट जाएगा, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो इसका भी डेसिमल हट जाएगा, इसमें कराऊँ तो इसका भी डेसिमल हट जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि 10 से काम चल रहा है तो मैं बस 10 से ही मल्टीप्लाई करा के इन इक्वेशंस का क्या कर दूँगा, डेसिमल हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 in both equations तो अब क्या आएगा, देखो इसमें कराओगे तो ये क्या हो जाएगी, 2x + 3y = 13। इसमें कराओगे तो क्या बनेगा, 4x + 5y = 23। ये इक्वेशन 1 हमारी रहेगी, ये इक्वेशन 2 हमारी रहेगी। ठीक है, ये और ये इक्वेशन सेम ही हैं। तो अब देखिए अब क्या करना है, चलो अगर आप ज़्यादा करते हो, इक्वेशन आपको अलग रखना है तो इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ये इक्विवेलेंट ही है। लेकिन
अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 से कर लो, चलो 4x इक्वल टू 23, ये 5y उधर जाएगा तो -5y ये आ जाएगा। और ये हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2x है, वैसे तो मैं यहाँ पे 2x की वैल्यू निकाल के अगर इसमें पुट कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4 ये हो जाएगा। अब हमने ये x की वैल्यू किससे निकाली है, इक्वेशन 4 से निकाली है, तो मैं इसको 3 में पुट करूंगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 से फाइंड किए तो ये उठा के इसमें रखेंगे 3 में, इन इक्वेशन 3। तो अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे आप जानते ही हो। तो ये 2 जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो सब्सटीट्यूशन के लिए वैल्यू हम ब्रैकेट में रखते हैं जो भी सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y इक्वल टू 13 ये आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 46 माइनस 5 टू जा 10y अपॉन 4, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है, ये बात याद रखेंगे। प्लस 3y इक्वल टू 13, एलसीएम लोगे 46 माइनस 10y, अच्छा इन दोनों का पहले एलसीएम लो, इसके अपॉन में 4 है और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेना, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, इसके अपॉन में 4 है तो इसके ऊपर तो किसी में मल्टीप्लाई करानी ही नहीं पड़ेगी, तो 46 माइनस 10y प्लस ये अपॉन में 1 था तो 4 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 4 मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 13, ये 4 डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, 46 माइनस 10y प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 13 4 जा 52, इसकी मल्टीप्लाई उधर सोल्व करिए, ये 46 उधर जाएगा तो 52 माइनस 46 रहेगा, ये 12y पॉजिटिव है और ये 10y नेगेटिव है, तो ये दोनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव, एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में। ये वाला बड़ा नंबर है तो ये साइन इसका आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y, 10 में से 12 जाएगा 2y, तो 2y इक्वल टू कितना आएगा, ये करोगे माइनस तो 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप इसको उठा के किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, किसमें पुट करो, चाहे तो 1 में कर दो, 2 में कर दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप इसमें कर दो, 3 में कर दो, चाहे तो ये यहाँ पे जो कर दो इस वाले में, इसको 5 मान लो, तो यहाँ पे लिखना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 में पुट करोगे, ये वैल्यू 5 में पुट करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू देखो 23 माइनस 5, y की वैल्यू 3 अपॉन 4, सोल्व करिए, 23 माइनस 5 3 15 अपॉन 4, तो क्या आएगा x इक्वल टू, ये 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया किसका, इक्वेशन जो आपको गिवन थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलिए देखिए, बस आपको ये डेसिमल हटाना था यहाँ पे और कुछ भी काम नहीं करना था, 10 से मल्टीप्लाई करके इजीली डेसिमल हट गया, ठीक है। चलिए देख लिया ये क्वेश्चन। अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात समझा देता हूँ यहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कुछ बच्चों ने तो खुद ही कर लिया होगा, लेकिन आप फिर भी देख लो। सपोज करो से हटा ही देते हैं, चलो इक्वेशन ऐसे होती
2.3x प्लस 1.76y इक्वल टू 0.3 ऐसे होती। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल हटाने हैं। तो डेसिमल हटाने के लिए आप 10 या 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 10 की किसी पावर से, तो मतलब 10 से ही मल्टीप्लाई करके डेसिमल हट जाएगा। यहाँ पे कराओगे तो यहाँ पे 100 से करानी पड़ेगी, और यहाँ पे कराओगे तो यहाँ पे तो 10 से हो जाएगा। तो आपको कराना किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई है, और डेसिमल सबके हट जाने चाहिए। तो आप उसमें देखिए जिसमें सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करानी पड़े। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तब जाके काम चलेगा। 1.76 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तब इसका डेसिमल हटेगा। तो आप इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100 दोनों तरफ कराओगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 20 to 30 हो जाएगा। देखो इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 2.3 में 100 की, तो 10 की एक जीरो से तो डेसिमल हट जाएगा, और ये 10 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 230 आएगा, फिर 230x हो जाएगा। इसका डेसिमल हटेगा बस 176y, और इसमें 100 की कराओगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये मुझे समझाना था कि अगर आपको डेसिमल हटाना है तो आप उस 10 की उस पावर से मल्टीप्लाई कराओगे जिससे कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डेसिमल, मतलब जिसका डेसिमल हटाने के लिए आपको सबसे बड़े 10 की पावर से मल्टीप्लाई करानी पड़े, आप उस नंबर को चूज़ करेंगे मल्टीप्लाई कराने के लिए। ठीक है, ये बात बस याद रखने के लिए है आपके, और काम की बात है, बहुत जगह पे काम आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कराना है, चलो 5th पार्ट ही करा देता हूँ। 5th पार्ट में क्या करना है, 5th पार्ट में आपको इरेशनल नंबर गिवन है, तो इसको भी देख के नहीं डरना है। ये 0 है, और यहाँ पे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो वैसे तो आप यहाँ पे 0, दोनों ही वैल्यू 0 है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, मतलब ये दोनों 0 है और ये दोनों भी 0 है। तो आप इस 0 की जगह पे, 0 की वैल्यू ये है ना, तो इस 0 की जगह पे आप उठा के इसको पुट कर सकते हो पूरे ब्रैकेट को। मतलब कहने का ये है √2x प्लस √3y इक्वल टू √3x माइनस √8y। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन की भी वैल्यू 0 है और इस वाले एक्सप्रेशन की भी वैल्यू 0 है। जब दोनों की वैल्यू 0 है तो मतलब दोनों बराबर होंगे तभी तो 0 है। फिर दोनों की वैल्यू सेम है तभी तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इतना भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे एक्स वाई में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप क्या करोगे, एक को इक्वेशन 1 मान लेना और एक को इक्वेशन 2 मान लेना है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, किसी भी इक्वेशन से आप चाहो वैल्यू निकाल लो, लेकिन मैं क्या करूँगा 2 से निकाल रहा हूँ वैल्यू, क्योंकि इसको मैंने बाद में लिखा है तो इसी को नीचे सोल्व कर लूँगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 √3x, ये जब वैल्यू उधर जाएगी तो पॉजिटिव होगी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा √8y। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √8y अपॉन √3। इसको इक्वेशन चाहे आप 3 मान लेना। x की वैल्यू मिल गई, फिर वही काम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, ये इक्वेशन 2 से फाइंड की है तो इसको उठा के किसमें रखोगे, 1 में रखोगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, 2 से वैल्यू फाइंड की है तो 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे √2 x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x को ब्रैकेट में लिखेंगे √8y अपॉन √3 और प्लस √3y इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, अब √2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √8y अपॉन √3y इक्वल टू 0। हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है √a मल्टीप्लाई √b क्या होता है, √ab।
ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे, वेयर ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, ए और बी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और यहाँ पे तो ये दोनों ही वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो 8 और 2 की मल्टीप्लाई कराओगे, देखो इसी से लिख देता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √8 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 8, तो मतलब क्या होगा, √16, और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो वैल्यू आ जाएगी 4। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपके सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ √16y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। वैसे तो यहाँ से y की वैल्यू 0 ही आएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और तो कुछ आएगी नहीं। और x की वैल्यू भी इसमें 0 ही आएगी। चलिए सोल्व करिए। ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम देखो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो √3 एलसीएम हो गया। तो यहाँ से 4y, क्योंकि इसके तो अपॉन में है ही √3 प्लस, और ये √3 की इसके अपॉन में 1 है, तो √3 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो √3 मल्टीप्लाई √3 y इक्वल टू 0। तो ये जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। 4y प्लस √3 की √3 में मल्टीप्लाई, √a इंटू √a इक्वल टू a, ये याद रखेंगे। चाहे तो ऐसे करके लिख लेना, जो भी यहाँ पे किया था वो तो उसको भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करोगे y इक्वल टू 0 तो भी 0 आएगा। पुट y इक्वल टू 0 इन कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, 1 2 3 जो सी एनर्जी जिसमें भी मन हो रखने का, लेकिन मैं रखूँगा 3 में। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √8 अपॉन √3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 0। 0 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा दो, चाहे वो दुनिया का कोई भी नंबर हो, क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, अच्छा लगा क्वेश्चन? तो घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको प्रोसेस ही फॉलो करना है और कुछ नहीं। प्रोसेस अगर सही फॉलो करोगे तो आंसर में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, मतलब फर्स्ट का 5th पार्ट था ये। 6th पार्ट भी करा देता हूँ, क्योंकि दोनों में क्या गिवन है, दोनों में आपके रेशनल नंबर गिवन है, मतलब अपॉन वाला। ये तो इरेशनल थे दोनों कोफिशिएंट, उसमें क्या आएगा, उसमें दोनों रेशनल हैं, अपॉन वाले हैं। तो अपॉन वालों को कैसे डील करना है, सेम ही है, बस प्रोसेस फॉलो करते रहोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, चलिए एक बार खुद ट्राई करिए पहले। हो गया ट्राई, सब्स्टिट्यूट कर देना बस, और तो फिर बाकी सॉल्यूशन कैलकुलेशन ही है, करते रहना। चलिए देखिए क्या था क्वेश्चन में। क्या करा रहा है ये, 3x अपॉन में 2 प्लस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6।
ये है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मान लेना, और बस जैसे जैसे करते हैं किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे एक्स की या वाई की और दूसरे में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चाहे तो लिख लो यहाँ पे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ये लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से कर रहे हो काम शुरू, फ्रॉम इक्वेशन 2 से कर रहे हैं भाई हम, बाद वाली इक्वेशन से। तो इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ, या एलसीएम लेके करोगे, नहीं उधर लेके जाओ, x/3 इक्वल टू 13/6, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी -y/2। अब क्या करो, इक्वल टू, ये एलसीएम लो 6 और 2 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6, 2 क्या आता है 6 ही आएगा। तो 6 एलसीएम लिया, इसके अपॉन में तो 6 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके अपॉन में 2 है तो 2 3 जा 6, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे y में, तो ये आ गया। अब क्या करो, देखो ये भी इधर डिवाइड में, ये भी इधर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये पूरी टर्म के डिवाइड में है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सारे के अपॉन में है इसलिए कट हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 - 3y/2, ये हो गया x की वैल्यू। ठीक है, अब उठा के पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, क्योंकि 2 से फाइंड किया है, 2 से फाइंड किया है तो 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो पहले से देखो x का कोफिशिएंट क्या है 3/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 3/2 और x ऐसे अलग। ठीक है, तो ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करो उसको, 3/2 x की वैल्यू पुट करेंगे तो 13 - 3y और अपॉन में क्या है 2 है, और प्लस 5y/3 इक्वल टू -2, ये आ गया। अब आप इसको सोल्व करिए, देखिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो करिए जरा। 3 13 की 3 में कराओगे 13 3 जा 39, माइनस 3y में कराओगे 3 की मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9y अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 5y/3 इक्वल टू -2, ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, अब तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम, इस बार क्या करना है, यहाँ पे देखो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, ये देखो ये फ्रैक्शनल, ये रेशनल नंबर है, अपॉन में है, p/q की फॉर्म में है, ये भी p/q की फॉर्म में है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है, जैसे हम नंबर्स को करते हैं डील, ऐसे इनको भी करते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो इसके अपॉन में 4 है तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, तो 3 × 39 - 9y और प्लस इसके अपॉन में 3 है 5y के, तो 4 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 4 × 5y इक्वल टू -2। करिए जरा, 39 3 जा कितना होता है, देखो 43 जा 120 होता है, और 3 कम करोगे उसमें से तो 117 माइनस 9 3 जा 27y प्लस 4 5 जा 20y इक्वल टू, ये 12 अपॉन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, -2 × 12, ये दोनों लाइक टर्म है, तो 117 -27 है प्लस 20 है, दोनों के साइन क्या है अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 27 - 20 करोगे तो कितना आएगा 7y बचेगा, इन दोनों में से किसका साइन बड़ा है 27 का, तो ये माइनस आएगा इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 12 × 12 तो 24। ये देखिए आप 24 को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 107 + 24, और ये 7y उधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इक्वेशन को सीधा करके लिख दो, 7y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड भी कर लो साथ में, 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, और ये 141 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया 141/7। कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना क्या ये वैल्यू हमारी सही आ रही है, किसकी है, y की वैल्यू है। 6th पार्ट है क्वेश्चन का, सही क्यों नहीं आ रही है,
अरे ये तो 4 3 जो 12 था, तो 12 जो 24 हो गया है। कहाँ गड़बड़ कर दी भाई। चलो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या गलती की है हमने। पहले तो क्वेश्चन सही से नोट किया है कि नहीं। जब भी आपका आंसर ऐसे मैच ना करे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन चेक करना है कि क्या क्वेश्चन ठीक से नोट किया है या नहीं। तो हम क्वेश्चन ठीक से पहले चेक करते हैं। 3/2x माइनस 5y/3। अरे यहीं पे तो गलती हो गई, ये माइनस था, ये क्या था, माइनस था। देखिए जो यहाँ पे जब हमने ये प्लस लेके किया हुआ है, ठीक है, प्लस लेके किया हुआ है ना, तो अभी इसके हिसाब से तो ये सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए प्लस लेके कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें रखो 1 में रख दो, या मैंने यहाँ पे x की वैल्यू तो यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको इक्वेशन 3 मान लो। तो 3 में रखना आसान होता है क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, x = 13 माइनस 3, y की वैल्यू 141/7 और अपॉन 2, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, कैसे अटपटा आंसर आए आपका, बस आपको सॉल्यूशन से मतलब है। 13 माइनस इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन में 7 और पूरे के अपॉन में 2। इसको एलसीएम लो ऊपर, 13 7 जा 91 माइनस 423 अपॉन 7 और पूरे के अपॉन में 2। ये 2/1 है नीचे, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में, तो 91 को जब माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस का ही आएगा वैसे तो। 3 में से 1 गया 2 और ये यहाँ पे 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये 12 में से 9 जाएगा तो 3 और ये 3 ऐसे का ऐसे बचेगा, 332/7। क्या 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो इसमें मतलब डरने वाली बात नहीं है, अगर आपका अटपटा भी आंसर आ रहा है तो आपको सॉल्यूशन पूरा करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका ये आंसर सही नहीं आ रहा है पेपर के अंदर भी, एग्जाम के अंदर भी, तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्वेश्चन हमने ठीक से नोट किया है। तो इसके हिसाब से जैसे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है तो ये सही है, लेकिन फिर आपको अगर गलतियां सही करनी पड़ेगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले तो चेक करेंगे क्वेश्चन जो कि हमने गलत नोट कर लिया था। अब इसी के हिसाब से हमने सोल्व किया। देखो ये वाली जो वैल्यू है हमने किससे फाइंड की थी, इक्वेशन 2 से फाइंड की थी। तो इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू फाइंड की, तो ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट है, करेक्ट है, इसमें हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो गलती होनी स्टार्ट हुई है वो कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, और अगर ये माइनस रहेगा तो ये भी यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। इससे आगे ये माइनस रहेगा, और जब ये माइनस रहेगा तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे, तो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 47 हो जाएगा। बाकी हमारी मुझे नहीं लगता कोई गलती इसमें आई है, देख लेते हैं एक बार। और जब हम इसको 47 लिखेंगे यहाँ पे, तो 47 से डिवाइड करना जरा, ये 3 से जाएगा पूरा पूरा, 47 3 जा हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे इसको, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये था यहाँ पे 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 9/2। तो ये क्या हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 2 2 2 4। तो ये आ गया x की वैल्यू 2। तो देखिए कोई मतलब ज़्यादा डरने वाली ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ा है, और यहाँ पे बस ऐड ही है, थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज नहीं हुआ है, ज़्यादा कटिंग भी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा। ये हमारा 6th पार्ट था इस क्वेश्चन का, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, डन हो चुका है। चलिए आज इतना ही रखते हैं इस वाली वीडियो में। कल से हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन कल हम कंप्लीट कर लेंगे। या एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अभी करा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम कल कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि वो सारे
वर्ड प्रॉब्लम है तो टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इसके मुकाबले, और कल को फिर उसे को कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सोल्व इक्वेशन ये एंड ये, 2 इक्वेशन दिए पहले सोल्व कर रहा है। एंड हैंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अच्छा देखिए, जो वैल्यू आपकी आएगी ना इस क्वेश्चन में जैसे आपने अभी क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो x और y की, जो भी x और y की वैल्यू आएगी उठा के जो इसने थर्ड इक्वेशन दी है ना यहाँ पे, इसमें पुट करना है बस। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है। सबसे पहले तो ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 ये गिवन है, इक्वेशन 1 मान लेंगे। और फिर एक और इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन 2 गिवन है। और एक और इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है फाइंड m, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेना। क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व फॉर x एंड y एंड वैल्यू ऑफ x and y put in, then value of x and y put in equation 3। इससे आपका काम हो जाएगा, यही हमको काम करना है। ये वाला काम हम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कर लिया है, 6 क्वेश्चन थे, मैंने बस आपको थर्ड क्वेश्चन उसमें नहीं कराया, बाकी सभी पार्ट्स मैंने आपको उसमें करा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो x और y की वैल्यू आती है उसको उठा के किस में रखना है, इक्वेशन 3 में रखना है, आपके लिए m की वैल्यू आ जाएगी बस। तो आपको क्या करना है, ये हटा देना है ऐसे थर्ड इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए। ये समझाने के लिए लिखा था, इसका कोई पर्पस यहाँ पे नहीं था। और अब हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लिखेंगे सबसे पहले। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हमने लिख लिया तो कोई सी एक इक्वेशन से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 से शुरू कर देता हूँ। तो 2x, ये 4y इधर नेगेटिव है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये माइनस 24 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इक्वेशन 3 मान लेना, या भी मत मानो क्योंकि x की वैल्यू थोड़ी है। अच्छा ये 2x है दोनों इक्वेशन में, अरे वाह, तो ठीक है, तो इसको इक्वेशन 3 मान लो। देखिए यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में भी 2x ही गिवन है, इस वाली में भी 2x ही गिवन है, तो मैंने ये 2x की ही वैल्यू फाइंड की है। ये 2x की वैल्यू मैं एज इट इज ऐसे ही इसमें उठा के रख सकता हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पे अपॉन में 2 ले जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पुट ये 2x की 2x को ही उठा के रिप्लेस कर दूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से वैल्यू फाइंड की है तो 1 में रखूंगा उठा के। तो रखो जरा, 2x की वैल्यू कितनी है, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। ब्रैकेट हटाएंगे, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। लाइक टर्म है 4y और 3y तो ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 3 7y इक्वल टू 24 उधर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 और ये ऐड करोगे 35। तो y की वैल्यू 35 अपॉन 7, 7 1 जो 7, 7 5 जो 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, y इक्वल टू आ गया है 5। ठीक है, अब वो जब y की वैल्यू 5 आ गई, उठा के इक्वेशन 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट
द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। मोस्टली 3 में रखना, क्योंकि हमने 3 को सोल्व किया हुआ है, एक्स या वाई के लिए सोल्व किया है, उसमें रख देना उठा के, आराम से आंसर आएगा। तो क्या है 2x इक्वल टू 4y है, y की जगह पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, माइनस 24। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 24। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ठीक है, अब ये x और y की आ गई, यहाँ पे लिख लेना, चलो उसको भी, y इक्वल टू mx प्लस कितना है 3 है। इक्वेशन फर्स्ट मान के रख लो चलो इसको, क्योंकि मैंने 3 इसको मान लिया है, तो इसलिए वहाँ पे क्या लिख लिया, फर्स्ट लिख लिया। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई हुई है 5 इक्वल टू m की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू -2, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखो, प्लस 3। तो ये क्या हो गया 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। ये m इधर आएगा, 2m इधर आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2m इक्वल टू 3 ऐसे कैसे ही रहेगा, ये 5 उधर गया तो माइनस हो गया, तो 2m इक्वल टू 3 - 5 तो मतलब -2। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/2, तो m इक्वल टू -1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना था, पहले आपको x और y के लिए इसको सोल्व करना था और उठा के तीसरी इक्वेशन में पुट कर देना था। तो ये था आज का सेशन, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों काम करना। ठीक है, थैंक यू।